हैं? बताइए। मेरे बच्चे, आप सब जानते हैं कि हर एक का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक का कंफर्ट टाइम अलग अलग होता है, हर एक का समय, जिस समय में वो बहुत अच्छे से सोच पाता है वो समय अलग अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे 8:30 बजे नींद आती ही आती है। अगर आप मुझे भगवान कृष्ण भी अगर गीता का ज्ञान दे रहे हो 8:30 9 बजे, तो मेरी आंखें बंद हो ही जाती हैं। तो मेरा शेड्यूल वहां पे सेट हो रखा है। ऐसे ही मैं सुबह कुछ भी हो जाए, मेरे को 4 5 बजे उठना है तो मैं 4 5 बजे उठता ही उठता हूँ। तो ऐसे ही हरेक का सोचने का, समझने का, रहने का, सोने का, सबका अलग अलग तरीका है जीवन का। तो जो भी शेड्यूल वाली कहानी है, आप अपने हिसाब से बनाइए, आपको कैसे क्या ठीक लगता है। दूसरी चीज ये कि जब आप शेड्यूल बना रहे हैं तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि बहुत लंबी एक साथ स्टडी ना हो। देखिए, बहुत अच्छी चीज तो ये है कि आप लाइब्रेरी अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां आपको एक माहौल मिल जाता है और उस माहौल के तहत ही रह के आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होते हैं, है ना। अक्सर देखा है कि घर में जब हम पढ़ रहे होते हैं, मैं खुद भी जब पढ़ता हूं, तो अगर कॉमन रूम में अगर हम किसी में बैठे हैं जहां पे और लोगों को आने जाने का कोई ऐसा व्यवस्था है, तो अक्सर देखा गया कि वहां डिस्टरबेंस बीच में होता है और डिस्टरबेंस में चीजें हल्की हल्की सी मिस होती ही चली जाती हैं। तो अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने देखा है मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चों से मिलता रहता हूं मैं, तो बोलते हैं कि सर हम जैसे रात को लाइब्रेरी चले जाते हैं 11 बजे, और फिर सुबह 5 6 बजे ऐसे उनका टाइम रहता है, हम लाइब्रेरी से आते हैं, पूरी रात हम पढ़ रहे होते हैं, या सुबह जाते हैं दोपहर में आते हैं, इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार करिए कि आपको किस समय कितना वजन देना है और किस चीज पे वजन देना है, मतलब किस चीज पे कितना ध्यान देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए कौन सा ऐसा समय है जहां पे याद करने की क्षमता ज्यादा होती है आपकी, और कौन सा ऐसा समय जिस समय आप बोरिंग महसूस कर रहे हो, तो उस समय आप ऐसी चीज कर लीजिए जो आसान है लेकिन करनी पड़ती, कैलकुलेटिव है। जैसे मैथ में कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस प्रैक्टिस करनी होती है। तो अपने हिसाब से उस सारी चीज का तालमेल बिठाइए, मेरे हिसाब से नहीं, या किसी और बच्चे के हिसाब से नहीं। बहुत सारे ऐसे बावले बच्चे भी होते हैं, वो ये देखेंगे कि जो टॉपर बच्चा है उसका क्या शेड्यूल था और वो उसी शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो भी बिल्कुल मत करिए, वो वाहियत, मतलब फुवड़ता का काम है कि हम किसी दूसरे के शेड्यूल को फॉलो करें। हमारी परिस्थिति अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है, हम जिन जगहों पे रह रहे हैं वो जगहें अलग है, हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। तो हमें अपने हिसाब से वो सारी चीजें मैनेज करनी चाहिए। बस कोशिश ये करना चाहिए कि हेल्दी खाना खाएं, और 24 घंटे में कुछ नहीं तो 1 1.5 घंटा निकाल लीजिए अपने लिए, जहां आप किसी पार्क वार्क में जाके और कहीं जाके आप अपना भागदौड़ कर ले, शारीरिक एक्सरसाइज कर ले, बाकी पढ़ते रहें। ठीक है। तो शेड्यूल वेड्यूल ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको लिख के दे दूं सुबह इतने बजे उठना मैं और रात भर पढ़ते रहना। मेरे से खुद 8 बजे के बाद नहीं उठा जाता है यार रात को। मैं 8 8:30 बजे सो जाता हूँ। तो मैं आपको कैसे सलाह दे दूं पूरी रात आप पढ़ लो, मेरे बस की खुद नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी आदत रहा करती थी सुबह 4 साढ़े 4 5 बजे उठ के, और वो जो जीएस वाला काम कभी होता था रट्टे मारने का, जो थोड़ा कम समझ में आता था तो उसको उस समय रटा करते थे, तो सुबह थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है याद करने की, ऐसा हमको लगता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि हर समय सबके लिए अलग होता है, तो जिसको जो सूट करे वैसे काम कर। आज ही अब सोना कितना चाहिए है? मोदी जी क्या सुना है, वो 2 2 3 घंटे सोते हैं 24 में, तो ऐसे सो लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप 6 7 8 घंटे सो लीजिए यार। बहुत टाइम है आपके पास। 24 में से अगर आप 8 घंटे सो लेंगे तो भी बहुत समय बचता है जीवन की बाकी क्रियाएं करने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं। मस्त रहिए। ज्यादा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट फॉलो मत करिए किसी चीज को। दूसरा, किसी दूसरे को ऊपर भी मतलब ब्लाइंड मत हो जाइए, उसको फॉलो मत करिए कि सदगुरु जी बहुत ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम वैसा फॉलो करें, या हम बाबा रामदेव को फॉलो करें, या हम किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है वैसा फॉलो करें, या एक कोई बहुत अच्छा आदर्श टीचर है उसको हम फॉलो करें। अरे कुछ जरूरत नहीं है यार। सबका अपना अपना नजरिया, अपने हिसाब से चीजों को अपनाइए, है ना। आ जाइए। और हर वक्त पे ये नजरिया बदलता रहता है। तो आइए मेरे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम सिंपल इंटरेस्ट पे आगे की कहानी कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। साधारण ब्याज की किस्तें। साधारण ब्याज की किस्त।
मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइए। मैंने आपको ये बात बताई थी कि साधारण ब्याज में कहानी ये होती है कि भैया हम मूलधन पे ही ब्याज लगाते हैं, ब्याज पे ब्याज नहीं लगाते। अगर हम कहीं से कोई कर्जा भी ले आ रहे हैं साधारण ब्याज पे, अगर हम साधारण ब्याज पे कहीं से कोई कर्जा भी लेकर आए हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी साहूकार से कोई कर्जा ले आए, अगर वो साधारण ब्याज पे है तो हर साल जो हम पैसा दे रहे हैं किस्त के रूप में, वो सीधा मूलधन से घटेगा, मूलधन से घटेगा। और आखिरी की किस्त में या आखिरी की किस्तों में, आखिरी की किस्त में या आखिरी की किस्तों में हम बेसिकली ब्याज को चुका रहे होते हैं, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, वहां मैं अलग तरीके से आपको समझा चुका हूं। साधारण ब्याज में एक शब्द आता है, उस शब्द को आप बहुत ध्यान से समझिए, जिस शब्द को हम बोलते हैं ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट, देय ऋण। ये देय ऋण शब्द क्या है, इसको समझते हैं। इस देय ऋण का मतलब हुआ, ड्यू का मतलब हुआ आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद। कुछ समय बाद, जैसे हम नहीं कह देते कि यार तेरा सिलेक्शन हो गया ना तो पार्टी दे दियो, कुछ समय बाद। मतलब जब तेरा सिलेक्शन होगा तब तेरे ऊपर पार्टी ड्यू होगी, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पार्टी नहीं होगी ड्यू। तो ड्यू का मतलब हुआ एक सर्टेन टाइम के बाद की जाने वाली चीज, है ना। गणित में कैसे कहानी है कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है 1,000 रुपए, आप 1,000 रुपए किसी साहूकार से उधार लेके आए। मान लीजिए ये साहूकार है, आप इसके पास गए और आपने कहा कि भाई ये बता साहूकार को कि सर मुझे 1,000 रुपये उधार चाहिए। साहूकार ने कहा ठीक है भाई, अब तो ये बता कि कितने साल के लिए चाहिए। तो आपने कहा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो उसने कहा देख भाई, ब्याज लूंगा 10%, सीधी बात है। कितना ब्याज लूंगा बाबू? 10%। कितने का? साल का। लेकिन हाँ साधारण ब्याज पे चिंता मत कर, 10% ब्याज लूंगा, साधारण ब्याज, 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब बता पैसा कब चुकाएगा? तो मान लीजिए मैंने कहा कि बाबूजी हम बाबू 4 साल बाद पैसा चुका देंगे, 4 साल बाद पैसा दे देंगे। तो उसने कहा देख भाई, 4 साल बाद तू रहे ना रहे, तेरी औलादों से ये पैसा वसूला जाएगा, ध्यान रखियो। तो 1,000 रुपए पे 10% की रेट से 4 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो निकाल लो कितना हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो 400 रुपये ब्याज हुआ। तो उसने कहा देख भाई, 1,000 रुपए तो तूने उधार लिए वो, और 400 रुपये ब्याज, तो यानी 4 साल के बाद तेरे ऊपर जो कर्जा तय होगा, जो ड्यू होगा, वो 1,400 रुपये होगा। यानी 4 साल के बाद तुझ पे जो कर्जा चुकाना होगा, या 4 साल बाद जो तब जब तू मेरी हवेली पे आएगा, पुरानी हवेली पे, तो तू कितने रुपए देगा? 1,400 रुपये देगा और अपना कर्जा खत्म करा लेगा। कितने रुपए देगा मेरे बाबू? 1,400 रुपये देगा। तो ये 1,400 रुपये जो है ना, ये ड्यू डेप्ट है, बट इट इज ड्यू आफ्टर 4 ईयर्स। यानी ये ड्यू है, लेकिन कब? 4 साल के बाद। तो ड्यू डेप्ट का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? ड्यू डेप्ट का मतलब होता है ऐसा कर्जा जो हमें चुकाना है, लेकिन एक समय के बाद, है ना। तो कोई आपसे पूछे कि यार मैंने एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे 10% की रेट से, 4 साल के लिए साधारण ब्याज पे, और अब मेरा जो ड्यू डेप्ट है, मेरा जो ड्यू डेप्ट है वो 1,400 रुपए है। तो यार इस सारी कहानी को सुन के आपके क्या समझ में आया? तो आप ये बताओ, क्या मैंने 1,400 रुपए का कर्जा लिया था साहूकार से? तो आपका जवाब होगा ना 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 बेटा ना, 1,400 रुपए तो तुझ पे ड्यू है। कब ड्यू है? 4 साल के बाद। इसका मतलब तूने कर्जा जो लिया होगा ना, वो तो बहुत थोड़े पैसे का लिया होगा। कितने का कर्जा लिया हो वो निकालना हो तो क्या करें? तो मान लेते हैं P रुपए का कर्जा लिया होगा, तो P रुपए पे बाबू 10% का रेट से 4 साल का ब्याज ये हो गया। तो मूलधन जमा ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, जो 1,400 रुपए। तो करोगे बाबू तो यह आएगा P+2/5P बराबर 1,400। तो 5 और 1 2 7P। अरे मतलब समझ गए ना। तो P की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 1,000, यानी आपने कर्जा कितने का लिया था? 1,000। हाँ या ना, 1,000 रुपए का कर्जा लिया था।
समझ गए मेरी बात को? मतलब बहुत मोटे बात नहीं है, बहुत हल्की सी बात है, समझ गए। अब मान लो बाबू, तुमने उसको कहा कि साहूकार जी सुने हो, 1400 रुपये हम कहाँ से देंगे 4 साल बाद, हमरा बस की नहीं है ना। आप गए, आपने 1400 रुपये मतलब 1000 रुपये उधार लिए साहूकार से, साहूकार ने हिसाब लगा के दे दिया कि बेटे 4 साल बाद आइयो और 1400 रुपये दे के चला जियो, तेरा कर्जा खत्म, यानी तेरे ऊपर ड्यू डेब्ट हो गया 1400 रुपये का। क्या हो गया? ड्यू डेब्ट हो गया 1400 रुपये। तुम बोले बाबूजी हम 1400 रुपये इकट्ठा नहीं दे पाएंगे, काहे नहीं हमारी किस्त बांध दीजिए। क्या बांध दीजिए? किस्त बना दीजिए सर हमारी, ताकि हम किस्तों में आपको पैसा दे दें। तो उसने कहा अच्छा कितनी किस्तें बना दो? तो साहूकार ने कहा कि कितनी किस्तें बना दो? तुम बोले बाबूजी 4 बना दीजिए। तो उसने कहा ले 1400 को 4 से भाग दे दो। तो 4×3=12, 4×5=20, 350 रुपए, यानी हर किस्त की कीमत हो गई 350 रुपए। मतलब हर साल के आखिर में ही 350 रुपए दियो, निकल जियो। अब ये बताओ, क्या ये 350 रुपए की किस्त उसने ठीक बनाई कि गलत बनाई? ये साहूकार ने जो किया वो सही किया या गलत किया बाबू, ये बताइए। व्हाट डू यू थिंक? डज साहूकार डू गुड थिंग और बैड थिंग? क्या ये उस आदमी के साथ अन्याय नहीं हुआ? बताओ भाई। और ये अन्याय हुआ तो इस अन्याय को कैसे बचाएंगे हम? बताओ, ये गलत हुआ कि सही हुआ? एक भाई कह रहा 1400 कैसे, हराम को। सॉरी सॉरी, पूनम लड़की, सॉरी बेटा, बेटा ये तो बता चुका हूं 1400 कैसे आया। एक कह रहा साहूकार के पैसे बेईमानी कर कमाए मैंने। नहीं, आइए, तो आप कहेंगे गलत बात है सर। क्या गलती है सर? गलती ये है कि आपने 1000 रुपए पे पहले साल भी ब्याज लगा दिया, दूसरे साल भी 1000 पे ब्याज लिया, तीसरे साल भी 1000 पे ब्याज लिया और सर चौथे साल भी 1000 पे ब्याज लिया। सर आपने हर साल 1000 रुपए पे ब्याज लगा दिया। आपने सर हर साल 1000 रुपए पे ब्याज लगा दिया, जो कि गलती है आपकी। अगर मैं पहले साल के आखिर में 350 रुपए की किस्त दे के चला जाऊंगा तो सर फिर अगले साल 1000 पे ब्याज थोड़ी लगेगा। किस्त का तो नियम है कि अगर मैंने कर्जा साहूकार से 1000 रुपए का लिया है और अगर पहले साल के आखिर में मैं 350 रुपए का किस्त दे दूंगा तो अगले साल कर्जा मात्र 650 रुपए हो गया, यानी बैंक ना या साहूकार जो ब्याज लेगा वो 650 पे लेगा। फिर मेरे बच्चे 350 का किस्त होगा, तो 650 में 350 गया तो फिर जो ब्याज लगेगा वो 300 पे लगेगा। यानी अगर मैं हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देता जा रहा हूं तो फिर आप 1000 पे थोड़ी हर साल, या हर साल मैं कुछ पैसा दे रहा हूं तो फिर थोड़ी आप हर साल 1000 रुपए पे ब्याज लगाएंगे। जबकि यहां क्या हुआ कि पूरे 1000 रुपए पे 4 साल का आपने ब्याज जोड़ दिया, तो गलत बात हो गई। तो सर ये किस्त गलत बना रहे हैं आप, क्योंकि 1400 रुपए ही मुझे चुकाने हैं। अगर मुझे 1400 रुपए ही मान लीजिए देने हैं तो मैं इकट्ठे क्यों दे दूंगा, मैं किस्तों में फिर क्यों दूं जब मुझे चुकाने ही 1400 है। भाई मुझे तो 4 साल बाद 1400 रुपए देने, अब मैं हर साल कुछ कुछ पैसा दे रहा हूं और कुछ कुछ देके ही मैं 1400 चुकाऊं, तो मुझे तो नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि मेरा पहले साल भी 1000 पे ब्याज, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे और चौथे साल भी मेरा 1000 पे ब्याज लगा दिया। जबकि अगर मैं कुछ पैसा हर साल देता चला जा रहा हूं तो फिर आप मेरे पे उस पे 1000 पे ब्याज कैसे ले सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को एक बार समझो 2 मिनट के लिए, तभी मैं आगे समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप इस बेसिक फील को नहीं समझे ना तो फिर सवाल नहीं समझा पाऊंगा मैं इंस्टॉलमेंट के। अभी भी ढक्कन पूछ रहे, कमेंट शो करा रहे मेरे भाई, कमेंट शो करा के कुछ नहीं होगा, सवाल पे आइए। एक भाई कह रहा है 1400 कैसा है, हमको समझे नहीं आया। भाई आप छोड़ दो तो, क्योंकि बेसिक बात भी नहीं पकड़ोगे टाइम से, या तो क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, लेट ज्वाइन कर रहे हो अभी और फिर मजे ले रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कुल मिला के यहाँ ये कहेंगे कि सर बेईमानी हो रही है और उस किसान के पास या गरीब आदमी के साथ ज्यादती हो रही है कि उससे पूरा किस्त भी बनवा रहे हैं तो 350 रुपए। तो फिर जमींदार कहेगा उस आदमी को, तू बता कैसे चाहता है? तो वो कहेगा कि भाई अगर मैं तुझे हर साल कुछ कुछ पैसा देता जा रहा हूं तब थोड़ी 1400 रुपए चुकाऊंगा, तब तो मेरा प्रिंसिपल घटता जा रहा है, क्योंकि पहले साल 1000 पे था ब्याज,
अगले साल मेरा कम पे ब्याज लगेगा क्योंकि मैंने कर्जा दे दिया और प्रिंसिपल से घटेगा। तो भाई मेरे को कुछ ऐसी किस्त बना के दे जिससे मेरा फायदा और मुझे 1400 ना चुकाने पड़े, क्योंकि 1400 ही चुकाने तो मैं चौथे साल के आखिर में आऊंगा, जमा करा दूंगा। तो ये कहानी है क्या, इस कहानी को मैं समझा दूं, लेकिन इस कहानी को समझाने के लिए इससे पहले इसके ऊपर एक सवाल कराते हैं। आइए देखिए, आज बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। पूरा दिमाग दौड़ाइए और सवाल को करने का प्रयास करिए। करिए भैया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, समझिए। मैंने पहले ही कहा कि आज की क्लास बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी ताकि आप हर सवाल में खुद कोशिश कर लें, फिर मैं कोशिश कराऊं आपकी। मेरे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो हर एक साल के आखिर में बैंक में पैसा जमा कराने जाता है। किस रेट से बैंक में पैसा जमा कराने जाता है? 10% की रेट से बैंक में पैसा जमा कराता है, और इस तरीके से पैसा जमा कराता है कि 5वें साल के आखिर में उसे 4200 रुपए प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि जमा कराता था? तो मेरे बच्चे, ये है फर्स्ट ईयर एंड, मान लेते हैं 5 साल तक हुआ, ये है फर्स्ट ईयर एंड। एंड ये है मेरे प्यारे बच्चों सेकंड ईयर एंड। ये है मेरे प्यारे बच्चों थर्ड ईयर एंड। ये है मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ ईयर एंड। ये है फिफ्थ ईयर एंड। हाँ है ना? तो कहता है वो हर साल के आखिर में कुछ कुछ पैसा बैंक में जमा कराता है ताकि 5वें साल के आखिर में उसे कुछ पैसा मिल जाए। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराता है। तो पहले साल के आखिर में उसने 100 यूनिट जमा कराया। कितना यूनिट जमा कराया? 100 यूनिट जमा कराया। तो मेरे बच्चे, जब वो, अगर पहले साल के आखिर में आप बैंक में जाकर 100 यूनिट जमा कराओगे और 5वें साल के आखिर में आप बैंक से पैसा लेने जाओगे, तो बैंक आपको कितने साल का ब्याज देगा? कितने साल का ब्याज देगा? बालकिशन उल्लू का पट्टा है क्या जो कमेंट कमेंट करके पूरी स्क्रीन भर रहा है? आगे ब्लॉक मरवा दूंगा, पढ़ाई भी रहने दे। तो और मूड खराब ना करो यार पढ़ाते हो, इतना मतलब इतना गहरा टॉपिक है ना कि इसको हल्का नहीं ले सकते। तो मान लेते हैं कि यार हर साल के आखिर में वो 100 यूनिट जमा कराता है। तो पहले साल के आखिर में जो 100 यूनिट जमा कराया होगा, पहले साल के आखिर में, तो पहले साल के आखिर में अगर उसने 100 रुपए जमा कराए होंगे तो उसे ब्याज कितने साल का मिलेगा? मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये है 1 जनवरी और साल खत्म होता है 31 दिसंबर, और मान लो 1 जनवरी 2022 का साल था और 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ। कोई आदमी आया और बैंक में 31 दिसंबर 2022 को पैसा जमा करे, तो क्या उसे 2022 का ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे नहीं सर, अगर उस साल के आखिर में आया तो उस साल का तो ब्याज मिलेगा ही नहीं, उसको तय है। तो मेरे बच्चे, जब पहले साल के आखिर में आप 100 यूनिट जमा कराओगे तो इस पे पहले साल तो ब्याज मिलेगा नहीं, यहां मिलेगा ब्याज, इस साल का मिलेगा, इस साल का और इस साल का। यानी पहले साल के आखिर में जो पैसा जमा करोगे उस पर 4 साल का ब्याज मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बाबू? 10%। तो 10% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना हुआ? 10। तो 4 साल का ब्याज कितना हुआ? 40। तो पहले साल जो पैसा जमा कराया उस पर आपको 40 रुपए मेरे प्यारे बच्चों ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल के एंड में 100 रुपए जमा कराओगे, जो दूसरे साल के एंड में 100 रुपए जमा कराओगे मेरे बच्चे, उस पर कितने साल ब्याज मिलेगा? तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, यानी 3 साल का ब्याज। तो एक साल का ब्याज 10% से 10, तो 3 साल का ब्याज हो गया 30। अब जो तीसरे साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराओगे उस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा? चौथे का और पांचवें 2 साल का, तो 20। और जो चौथे साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराओगे उस पर मिलेगा 10 यूनिट। और मेरे बच्चों, क्योंकि उस पर 5वें साल का ब्याज मिला, और जो 5वें साल के आखिर में आप 100 यूनिट जमा कराने आओगे, और सवाल में कह रहा है 5वें वर्ष के अंत में ही बैंक से पैसा निकाल लिया,
तो समझो साल के आखिरी दिन आप बैंक में जमा कराने गए और उसी उसी दिन आपने पैसा भी ले लिया, तो इस पे तो 0 रुपए ब्याज में लगेगा। तो बैंक से आपको क्या धन मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे सर देखो, कुल मिला के हमने 100 रुपए यहां जमा किए, 100 यहां, 100 यहां, 100 यहां, 100 यहां, यानी सर हमने 500 रुपए तो कर दिए प्रिंसिपल जमा। 500 का तो हमने प्रिंसिपल जमा किया। इंटरेस्ट कितना जमा कर दिया? 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 100 में 0 जोड़ा 100, तो 100 यूनिट हमने इंटरेस्ट जमा कर दिया। तो मेरे भाइयों हमने कुल मिला के 600 यूनिट, कुल मिला के हमने 600 यूनिट, मेरे प्यारे बच्चों हमने कुल मिला के 600 यूनिट बैंक से हमें मिलेगा। हाँ है ना? क्योंकि अगर हम 100 यूनिट हर साल जमा कराएंगे तो हमें बैंक से 600 यूनिट पैसा हमें 5वें साल के आखिर में मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि 5वें साल के आखिर में हमें 600 यूनिट नहीं 4200 रुपए मिल रहे हैं। तो बाबू एक यूनिट की वैल्यू आ गई 7, एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 7 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब हर साल के आखिर में 100 यूनिट नहीं 700 रुपए जमा कराता हो। हर साल के आखिर में मेरे बच्चे 100 यूनिट नहीं 100 गुना 7 700 रुपए जमा कराता होगा। है ना? यही आपका सवाल था, यही उसने पूछा था कि भाई हर साल के आखिर में वो कितने जमा कराता था। तो हर साल के आखिर में वो 7 गुना यानी 700 रुपए जमा कराता होगा। आप कह रहे हैं 100 यूनिट क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसका परसेंटेज कैलकुलेट लेना था, यानी जो भी मैं वैल्यू लूं ऐसी लूं जिसका परसेंटेज इजीली आ जाए, इसलिए लिया। हाँ है ना? 100 यूनिट प्लस 100 यूनिट हर साल क्यों हो जाएगा भाई? इस 100 यूनिट पे इस साल ब्याज मिलेगा, इस साल मिलेगा, इस साल और इस साल। इस 100 पे भाई जमा तो हर साल में एक ही बार जमा कर रहे हो ना, बार बार थोड़ी कर रहे हो। तो पहले साल जमा कराया, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, चौथे साल 100, 5वें साल 100, तो 100 करके 500 जमा कराया और ब्याज इतना हो। हाँ है ना? अब इसी सवाल को दूसरे नजरिए से पढ़िए। पढ़िए जरा इस सवाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं जी आगे सवाल पे। देखिए मेरे दोस्तों, कहता 5 वर्ष के बाद 4200 रुपए के दे ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? आइए जी, कहता 4200 रुपए के दे ऋण को व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए ड्यू डेप्ट ऑफ ₹4200। मैंने आपको बताया था ड्यू डेप्ट का मतलब क्या होता है। ड्यू डेप्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कर्जा 4200 का लिया, नहीं। ड्यू डेप्ट का मतलब ये है कि भाई 5 साल के बाद हमारे ऊपर कर्जा 4200 रुपए का हो जाएगा। रेट क्या है मेरे बच्चे? 10%। अगर निकालना हो तो आप ऐसे रख लीजिए कि प्रिंसिपल है P, इस P रुपए पे 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज हो गया। तो मूलधन जमा साधारण ब्याज मिलके ही तो ड्यू डेप्ट बन रखा है 4200 रुपए। आप कहेंगे हाँ, तो P इसे जोड़ेंगे तो 150, मतलब ये 50/100 हो जाएगा। 10 पंजे 50 दूनी 100, तो ये P/2, तो 2P और 1P 3P बटे 2 बराबर 4200। 2 से मेरे बच्चे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम से 14 दिए 42, 14 दूनी 28। इसका मतलब आपने एक्चुअल में जो कर्जा लिया होगा वो 2800 रुपए का लिया होगा। एक्चुअल में जो आपने कर्जा लिया होगा मेरे बच्चे को कितने का लिया होगा? 2800 का। यानी देसी भाषा में समझाना हो तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सर आपने उधार लिया था 2800 रुपए, और अगर आप इसे किस्तों में नहीं चुकाते तो फिर इकट्ठा पैसा चुकाना है, तो इकट्ठा तो फिर आपको 5 साल बाद 4200 रुपए चुकाना होगा। 5 साल बाद 5 years लेटर 10% की रेट से आपको 4200 रुपए देना होगा 5 साल बाद इकट्ठा। लेकिन अगर मान लीजिए तुम इस आदमी को ये कहो, तुम इस आदमी को ये कहो कि भाई किस्तें बना दे, भाई किस्तें बना दे, और किस्तें बना के मैं 4200 रुपए चुका दूंगा, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई 4200 को सीधा 5 से भाग दे दे और किस्तें बन जाएंगी, तो ये गलत सोच रहे हैं कि भाई 840 रुपए सीधे दे दो बात खत्म। ये गलत है।
क्योंकि 840 की किस्त नहीं बन सकती। कारण क्या है? क्योंकि हम यहां पूरे 5 साल 2800 रुपए पे ब्याज लगाए। देखोगे कैलकुलेशन तो इस पूरे प्रिंसिपल पे ही 5 साल ब्याज लिया है। लेकिन अगर मैं कोई किस्त हर साल देता चला जाऊंगा तो मेरा प्रिंसिपल डाउन होता जाएगा, और प्रिंसिपल डाउन होता रहेगा तो इंटरेस्ट घटेगा, और इंटरेस्ट घटेगा तो मुझे 4200 थोड़ी देना होगा। तो फिर क्या किया जाए? तो भैया फिर ऐसा करो कि किस्त बना लो। किस्त, अच्छा, इंस्टॉलमेंट कब दी जाती है? अगर आज आप बैंक से ब्याज ले, सॉरी माफ करना, कोई कर्जा उधार ले रहे हैं बैंक से, तो क्या आज ही किस्त दी? तो नहीं, महीने के आखिर में या साल के आखिर में। यानी अगर सालाना किस्त है तो साल के आखिर में किस्त हो गया, हाँ है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां मान लेता हूं कि यार हर साल के आखिर में मैं 100 यूनिट जमा कराऊंगा। हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराऊंगा। तो मेरे बच्चों, पहले साल के आखिर में अगर मैं 100 यूनिट जमा कराऊंगा, पहले साल के आखिर में अगर मैं 100 यूनिट जमा कराऊंगा, तो मैं कितने ब्याज का हकदार रहूंगा? तो मैं कहूंगा ना भाई, मैंने 100 यूनिट जमा करा दिया पहले साल के आखिर में, तो मेरा 4 साल का ब्याज जो बना, 1 2 3 4 साल का ब्याज वो जोड़ दो, तो 40 रुपए ब्याज बना। दूसरे साल के आखिर में 100 रुपए जमा कराऊंगा तो उस पर मेरा ब्याज भी तो बना 3 साल का। भाई एक तो मैं 5वें साल के आखिर में आके आपको पैसा देता, एक मैं अभी दूसरे साल के आखिर में दे रहा हूं, तो अगले 3 साल का ब्याज मेरा बना 30 रुपए। अगर मैं तीसरे साल में 100 कर रहा हूं तो मेरा ब्याज 20 रुपए बच गया। चौथे साल के आखिर में 100 दे रहा हूं तो मेरा ब्याज 10 रुपए बन गया, और 5वें साल के आखिर में 100 दे रहा हूं तो मेरा ब्याज बन गया 0 रुपए। तो 5 सालों के बाद अगर मैं हिसाब लगाऊं तो भाई मेरे को 100 रुपए के हिसाब से मेरा 500 रुपए तो हो गया प्रिंसिपल जो मैंने दे दिया, और 20 30 40 50 ये करके 100 रुपए मेरा हो गया ब्याज। यानी मेरे 600 यूनिट ब्याज की, मतलब 600 यूनिट मेरा कर्जा उतर जाना चाहिए। अगर मैं हर साल 100 यूनिट जमा कराऊं बैंक में, या उस आदमी को चुका रहा हूं, हर साल 100 यूनिट रुपए उस आदमी को देता चला जाऊं, तो मेरा 5 साल के बाद मेरा कर्जा कितने का खत्म होना चाहिए? 600 यूनिट का। क्यों? क्योंकि 500 जो मैं दे रहा हूं उसकी वजह से मेरा ब्याज भी तो एडजस्ट हो रहा है। भाई एक तो पैसा मैं आपको 5वें साल के आखिर में दूं, और एक मैं अभी से पैसा आपको देता जा रहा हूं। तो अगर मैं आपको पैसा जल्दी दे रहा हूं तो उसका ब्याज एडजस्ट होगा। तो 40 रुपए यहां का ब्याज, 30 रुपए यहां का ब्याज, 20 यहां का ब्याज, 10 यहां का ब्याज, 0 यहां का ब्याज। मतलब अगर मैं 500 चुकाऊंगा तो मेरा 100 का तो ब्याज ही इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं हर साल 100 दूंगा तो इसका मतलब मेरा कर्जा कितने का उतर जाएगा? 600 का। जबकि मेरे पे एक्चुअल में कर्जा है कितने का? 4200 का। तो 600 यूनिट 4200 को, तो 1 यूनिट 7, तो 100 यूनिट 700। यानी हर साल मैं 700 रुपए की किस्त दूंगा तो मेरा कर्जा खत्म होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे, मैं हर साल जब 700 रुपए की किस्त दूंगा ना, तो मेरा 4200 रुपए का जो ड्यू डेप्ट है 5 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। हर साल मेरे बच्चे कितना रुपए कर्जा दूंगा मैं? हर साल में 700 रुपए की किस्त दूंगा तो 5 साल में मेरे 4200 रुपए का कर्जा खत्म हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब बात आती है कि सर क्या पेपर में इतना लेंदी करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। पेपर में मैं बहुत शॉर्ट तरीके से कराने जा रहा हूं, इसका एक फार्मूला शॉर्टकट करके लिखवा रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ है ना? कहाँ है घबराना बाबू, जब हम ही हैं तो। इस सवाल को करिए। करिए मेरे बच्चे सवाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या करा? सवाल में कह रहा है 12,800 रुपए 3 साल के बाद दे, ₹12,800 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर। मतलब 3 साल के बाद 12,800 रुपए चुकाने। पेबल आफ्टर 3 ईयर या ड्यू डेप्ट एक ही बात है कि 3 साल बाद 12,800 रुपए देना है। इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर, और कहता है 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की रेट जो 10% है, तो बताइए तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या है? देखिए मेरे बच्चे, पहली इंस्टॉलमेंट जो दी गई होगी वो पहले साल के आखिर में दी गई होगी। आप कहेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, बिल्कुल सही बात है। दूसरी इंस्टॉलमेंट सेकंड ईयर के एंड में दी गई होगी, ये भी बात सही है। तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो थर्ड ईयर के एंड में दी गई होगी, ये भी बात सही है मेरे बच्चे। हाँ है ना? तीसरी किस्त थर्ड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट में पे की गई। कहता है यदि ब्याज की दर 10% है, तो मान लेते हैं मेरे बच्चे जो पहली किस्त हमने पे की है वो 100 यूनिट पे की होगी,
और कह रहा है पहली किस्त दूसरे की आधी है, तो इसका मतलब दूसरी किस्त 200 की होगी, क्योंकि दूसरे की आधी तभी होगी। और पहली किस्त तीसरे की 1/3 है, तो ये 100 है, तो ये कितनी रही होगी मेरे प्यारे बच्चों? 300 यूनिट। आप कहेंगे हाँ सर ये रही होगी 300 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर हमने 100 यूनिट पहले साल के आखिर में दिया होगा तो हमें ब्याज दूसरे साल का मिलेगा, तीसरे यानी 2 साल का मिलेगा। तो 10% की रेट से 1 साल का ब्याज 10 रुपए बना, तो 2 साल का ब्याज 20 यूनिट बना। आए ना? जो दूसरे साल के आखिर में 200 की इंस्टॉलमेंट दी है, इस पे दूसरे साल तो ब्याज लगना नहीं, केवल तीसरे साल मिलना है, यानी 1 साल का। तो 10% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 20। और मेरे बच्चे तीसरे साल के आखिर में जो किस्त दोगे उस पे तो कोई ब्याज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्जा ही आपको तीसरे साल के आखिर में खत्म कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने किस्तें कितनी दे दी? 300, 200, 500 और 100, 600। तो 600 की तो दे दी मेरे भाई आपने किस्तें, और 20 और 20 40 रुपए हो गया आपका इंटरेस्ट एडजस्ट। मतलब कुल मिला के आपने 640 यूनिट एडजस्ट करा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कुल मिला के 640 यूनिट एडजस्ट करा दिया। कितने रुपए एडजस्ट हो गए मेरे बच्चे? 640 यूनिट एडजस्ट हो गए। तो मेरे भाई 640 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12,800 को। 12,800 का, हाँ है ना? तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? काटेंगे तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आएगी 12,800 बटे 640। तो आप जानते हैं ये होता है 2 की पावर 6, ये होता है 2 की पावर 7, तो ये आएगा 20। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 20 रुपए। अब उसने पूछा है कि भैया तीसरी किस्त बताइए क्या होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 300 यूनिट की, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 300 यूनिट की वैल्यू 6,000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो तीसरी किस्त हमने चुकाई वो 6,000 रुपए की चुकाई। तीसरी किस्त मेरे बच्चे जो हमने चुकाई वो 6,000 की। हिमांशु ठीक कह रहे हो आप, ये रिकॉर्डेड क्लासेज है। सर सेकंड में 10 यूनिट नहीं, नहीं 10 नहीं होगी ना, क्योंकि रेट 10% है। तो सेकंड ईयर हमने जो किस्त दी है वो 200 यूनिट की दी है, तो 200 का 10%, क्योंकि उस पर ब्याज एक ही साल लगना है, तो 20 यूनिट बना। हाँ है ना? समझ गए मेरे भाई? करिए मेरे भाई सवाल। मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक काम ठीक कर लेना, ये वैल्यू ठीक करके लिख लेना। 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 2,550 रुपए। आइए मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। अब समझते हैं। कह रहा है इतना कर्जा देना है, तो आप इसे इस तरह ट्रीट करिए कि भाई 3 किस्तें, एक पहले साल के आखिर में दोगे फर्स्ट ईयर एंड में, एक सेकंड ईयर एंड में, और एक थर्ड ईयर के एंड में किस्त देने आओगे। मान लेते हैं पहले साल की के आखिर में जो किस्त थी वो 100 यूनिट की। अब कह रहा है कि पहले साल के आखिर में जो 100 यूनिट की किस्त दी है, तो वो दूसरे इस किस्त का 1/3 है, तो यानी दूसरी किस्त 300 होगी, और तीसरी किस्त का 1/4 है, तो मतलब तीसरी किस्त 400 होगी। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, इतनी बात है। अब पहली किस्त पे ब्याज कितना है मेरे बच्चे? 10% है, तो 100 पे 10%, 10 यूनिट ब्याज बना, लेकिन कितने साल का? एक और एक 2 साल का ब्याज, तो 20 यूनिट। दूसरी किस्त पे एक ही साल का ब्याज बनेगा, तो 30 यूनिट, और तीसरी किस्त पे कोई ब्याज नहीं बनेगा। तो आपके जो टोटल कर्जा हो गया ना वो हो गया कितना भाई? 100, 300, 400, 400, 800। 800 की तो किस्त, और 30 और 20 50, तो यानी 850 यूनिट का कर्जा आपने एडजस्ट करा दिया, जबकि एक्चुअल में कर्जा है 2550। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 3। देखो 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, तो एक यूनिट की वैल्यू 3। तो सवाल में कह रहा है क्या? तो तीनों किस्तें ज्ञात करें। तो भैया पहली किस्त
300 हो जाएगी, दूसरी किस्त मेरे बच्चे 900 हो जाएगी, और तीसरी जो किस्त है मेरे बच्चे वो 1200 रुपये हो जाएगी। यही हमारा सवाल था कि भाई तीनों किस्तें ज्ञात कीजिए। हाँ है ना? बताइए। देखिए यार, अगर इसी तरीके से करें तो कह रहा है 4 साल बाद 10,750 रुपए का एक ड्यू डेप्ट उतारना। तो मेरे बच्चे 4 किस्तें जानी है, तो ये पहले साल के एंड में जाना है, ये सेकंड ईयर के एंड में जाना है, थर्ड ईयर के एंड में जाना है, ये फोर्थ ईयर के एंड में जाना है। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे मान लेते हैं पहले साल के एंड में 100 यूनिट किस्त गई, दूसरे साल के एंड में 100 यूनिट गई, तीसरे साल के एंड में 100 यूनिट गई, चौथे साल के एंड में 100 यूनिट गई। 5% की रेट से यहां 3 साल का ब्याज मिलेगा, 1, 2, 3, तो 15 यूनिट। यहाँ 2 साल का ब्याज मिलेगा 10 यूनिट, यहाँ 1 साल का ब्याज मिलेगा 5 यूनिट, यहाँ 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 100, 100, 100, 100 कितना चला गया? 400 यूनिट तो हमने किस दिए, 15 और 10, 25 और 5, 30, 30 यूनिट हमारा ब्याज उतर गया। यानी 430 यूनिट हमारा कर्जा खत्म होना चाहिए, जबकि कर्जा कितना है मेरे बच्चे? 10,750। 1 यूनिट की वैल्यू होगी तो 10,750 बटे 430। और मेरे बच्चे इसे काटना पड़ेगा, बताओ कितना आ रहा है काट के इसे? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, काट के कितनी वैल्यू बन रही है? 45 से काट रहे हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, जल्दी से बताइए। 25, 30, 75, 25 चौक 100, 25 यूनिट, 25 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए। तो कह रहा है हर एक किस्त की कीमत बताइए क्या होगी? तो 100 गुना 25, 2500 रुपए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है ट्रेडिशनल मेथड इस तरीके के क्वेश्चन को खटाक से सोल्व करने का, है ना? अगर आपको आता है ये मेथड बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसको याद रखिए। एनुअल पेमेंट, कई बार एनुअल पेमेंट लिखा रहता है, कई बार एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखा रहता है, कई बार मेरे प्यारे बच्चों एनुअल रिवेन्यू लिखा रहता है, और कई बार एनुअल इनकम भी लिखा रहता है। एक ही नाम है। तो इन सब का एक ही सूत्र होगा, और उस सूत्र को आपको ध्यान रखना होगा। ड्यू डेप्ट इंटू 100, ड्यू डेप्ट इंटू 100, ये बात आई समझ में? इंटू में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम इंटू T-1/2। ऐसा हुआ क्यों? ये 100 से हम इसलिए ले रहे होते हैं कि जैसे 4 किस्तें हैं तो 400 यूनिट प्रिंसिपल हमने उतार दिया, 5 किस्तें 500 यूनिट। यहां रेट, यहां टाइम, और यहां टाइम से 1 यूनिट कम इसलिए लेते हैं क्योंकि हर साल के आखिर में किस्त दी जाती है, तो वो 1 साल माइनस हो जाता है। सिंपल ही फार्मूला लगाना है और सवाल सोल्व कर देना। जैसे इस वाले में देखें तो ड्यू डेप्ट कितना था मेरे बच्चे? 10,750 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। टाइम क्या है? 4 साल। तो ड्यू डेप्ट है 10,750, बहुत सुंदर। टाइम है 4 साल, तो 4 को 100 से गुना किया 400। रेट है 5%, तो 5 गुना 4, 4 में से गया 3/2। आए ना? तो मेरे भाई 10,750, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 430। और इंटू में 100 ये वाला, तो ये आएगा मेरे बच्चे 2500 रुपए। तो हर एक किस्त की डायरेक्ट वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 2500। समझ पाए मेरी बात? तो ऐसे ही अगर हर सवाल में, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो इसी तरीके का इस्तेमाल होगा, और इसी तरीके से आपके सारे सवाल सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। है ना? जैसे यहां जी, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए कॉपी में, जल्दी से, जल्दी से फार्मूला लिख लीजिए 1 सेकंड में, ताकि फिर सवालों की खटाखट प्रैक्टिस करें।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, लिख लिया फॉर्मूला, सवालों पे आते हैं। देखिए यार, कह रहा है भैया 1840 रुपए उतारना है। तो कह रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेप्ट है 1840 इंटू 100। 100 टाइम कितना है, 4 साल। रेट कितनी है, 10 गुना टाइम कितना है, 4। 4 में से 1 गया 3/2। फार्मूला लगाया तो 2 दूनी 4। तो मेरे बच्चे 1840 गुना 100/400 और 3 दूनी 6, 60, 460। 46 से कटेगा 4×6 = 24, 4×4 = 16, 4। तो आंसर आएगा 400 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी 400। हाँ, है ना। यानी सीधा तरीका लगाना। हाँ जी, करिए आप। देखिए मेरे भाई, 1720 रुपए 4 साल के बाद देने। 1720 रुपए 4 साल के बाद देने। तो ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 4 × 100। रेट कितनी मेरे बच्चे, 5%। तो 5 × 4, 4 में 1 गया 3/2। तो 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1720 गुना 100, यहां देखोगे तो ये 400 और 3 दूनी 6, 5 30, तो 430। 45 से काटोगे, 4×3 = 12, 4×4 = 16 और 1 17। तो ये भी आंसर 400। अरे सेम ही सवाल तो नहीं आ गया है भाई, अभी जो कराया था। अच्छा, वो 1840 को छोड़ता। करिए मेरे प्यारे बच्चों, करो भाई, करो करो करो, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। करिए जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, कितना वार्षिक भुगतान ₹944 के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का देगा। 944 ड्यू डेप्ट है, गुना 100 बटे 100 इंटू टाइम, माफ करना। तो टाइम है 4 साल। रेट है बाबू 12%। 12 × 4, 4 में गया 3/2। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 944 गुना 100/400 और 3 दूनी 6, 12×6 = 72, 472। तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपए। आया ना, पक्का। करिए जी। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 2210 रुपए का दे ऋण है, गुना 100। डायरेक्ट कर लेते हैं। टाइम है 4 साल, तो 400 हो गया, 4 × 100। रेट हो गई मेरे भाई 7%। टाइम है 4, 4 में गया 3/2। 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 7 42, 442। काटेंगे 5 आएगा, 5 को 100 से गुना करेंगे, 500 रुपए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 500 रुपए। इसमें उल्टा पूछ लिया, इस बार इसमें इंस्टॉलमेंट दे रही है। इस बार मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इंस्टॉलमेंट दे रही है।
तो आपको कुछ नहीं करना, ड्यू डेप्ट निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट है 700 रुपए, ठीक है जी, इक्वल टू ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम। टाइम कितना है जी, 5 साल। रेट है 10, टाइम है 5, 5 में गया 4/3 ना बटे 2। तो देखो 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 ढाई 100, 500 100 600, 600 को इससे गुना करेंगे तो बाबू ये आएगा 700 गुना 600 बराबर ड्यू डेप्ट इंटू 100। तो ड्यू डेप्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4200 रुपये। ड्यू डेप्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों 4200 रुपये, है ना, समझे भैया। अच्छा एक बात और, कि हो सकता है कि किसी सवाल में कोई सवाल ऐसा हो जिसमें आपको, जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल आपको बोल दिया और मैंने कहा कि यार एक आदमी ने ना 2800 रुपए किसी से उधार लिए, यानी ये मूलधन है, ये कोई ड्यू डेप्ट नहीं है, मूल का धन है, मूलधन है। कितने रुपए उधार लिए, 2800 रुपए उधार लिए। कहता है 10% की रेट से 5 साल के लिए उधार लिए, 5 साल के लिए उधार लिए। 2800 रुपए एक आदमी ने उधार लिए हैं 5 साल के लिए 10% की रेट से। तो बताइए वो हर एक साल कितनी किस्त दे कि 5 साल में उसका ये कर्जा खत्म हो जाए, कितनी किस्त दे कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तो आप ऐसे सवाल में किया क्या करो कि ड्यू डेप्ट निकाल लिया करो, ड्यू डेप्ट निकाल लो। अब ड्यू डेप्ट कैसे निकलेगा जी, तो 2800 रुपए तो मूलधन हो गया, जमा 2800 रुपए पे 10% की रेट से 5 साल का हो गया साधारण ब्याज, जीरो, 10 5 50, 50 को 28 से करेंगे तो यह आएगा 4200। तो यानी ड्यू डेप्ट आ गया 4200। अब आसान है भाई, ड्यू डेप्ट आ गया 4200 रुपए गुना 100, 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 5 साल, रेट कितनी है 10%, गुना टाइम 5 साल, 5 में गया 4/2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 ढाई 100, तो 4200 गुना 100 बटे 100 और 500 600, 700 गुना, कहां गड़बड़ हो रहा है। तो 600 काटेंगे 7, 7 को 100 से गुना करेंगे 700 रुपए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हर एक किस्त कितने की होगी, 700 की। ड्यू डेप्ट हिंदी में क्या होता है, दे ऋण होता है, दे ऋण लिखा है तो था, ड्यू डेप्ट मतलब दे ऋण, ऐसा ऋण जो आपके ऊपर एक्चुअल में नहीं है लेकिन आपको देना है एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको देना है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है। कल हम प्रैक्टिस करेंगे 2022 में आए हुए सभी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को। तो आपसे उम्मीद है आप पढ़ के आएंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।